हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रिइंकार्नेशन ऑफ माय मिस्टीरियस हस्बैंड, एपिसोड 1। मुंबई, एक शानदार हवेली। तकरीबन 26 साल का एक आदमी एक चमचमाती गाड़ी से बाहर निकला। सफेद कुर्ता पजामा जिस पर एक भी सिलवट नहीं थी, हाथों में पहना हुआ गोल्ड का कड़ा जिसमें डायमंड जड़े हुए थे, गले में रुद्राक्ष के मोतियों की माला और चेहरे पर थोड़ी बीट जिसे वो अपने हाथों से नीचे की तरफ सहला रहा था। और उसकी नजरें इस वक्त सामने की तरफ थी, जहां पर एक औरत को सामने की तरफ जैसे बांधा हुआ था और वो औरत जोरों से चिल्लाए जा रही थी। तभी एक लड़का भागता हुआ उस आदमी के पास आया और उसे देखते हुए बोला, सत्या भाई ये मानने का नाम ही नहीं ले रही है। इसे तोड़ना आसान नहीं है। कब से इसे चेयर पर बांधा हुआ है और 3rd डिग्री से भी ऊपर वाला टॉर्चर दिया जा रहा है, लेकिन यह है कि अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर उस शख्स ने तिरछी नजरों से उस औरत की तरफ देखा और फिर अपने भारी भारी कदम उस औरत की तरफ बढ़ा दिए। उस शख्स को अपने करीब आते देख वो औरत, जिसका नाम संगीता था, वो थर-थर कांपने लगी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। अगर नहीं बंधे होते तो शायद वो कब की यहाँ से भाग चुकी होती। वो पूरी इस वक्त पानी से भीगी हुई थी, लेकिन पानी की वजह से उसे ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि उसके ऊपर जो सूर्य चमक रहा था, उसकी धूप इतनी ज्यादा तेज थी कि वो बुरी तरह से जल रही थी। हर 5 मिनट बाद उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाली जाती और वो पूरी गीली हो जाती, लेकिन 5 मिनट में ही वो दोबारा सूख जाती और जलने लगती। उसके चेहरे पर थप्पड़ लगने के निशान साफ देखे जा सकते थे और उसके हाथों और पैरों पर रस्सियों से जख्म भी थे। वो शख्स जो भारी भारी कदमों से चलकर उसके पास आ रहा था, वो अब बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। उसका एक हाथ उसके पजामे की पॉकेट के अंदर था और दूसरा बाहर की तरफ था और उस हाथ पर गन का टैटू बना हुआ था। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात मौत उस औरत के सामने खड़ी हो। संगीता गुस्से से गरजते हुए बोली, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो सत्या, लेकिन मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि रोशनी कहाँ गई, और जब तक तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तब तक ये केस भी लापता का केस रहेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी बात सुनकर सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे किसी केस और कानून की जरूरत है? उसका सवाल सुनकर संगीता के चेहरे पर डर झलकने लगा। तभी सत्या एक बार फिर से बोला, एक आखिरी मौका दे रहा हूं मैं तुम्हें, जल्दी बताओ रोशनी कहाँ है, वरना सच और झूठ तो छोड़ो तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगी। संगीता तुरंत अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, मैं नहीं बताऊंगी। तुम होते कौन हो उसके बारे में कुछ पूछने वाले? वो मेरे लड़के की बीवी है। उसका चरित्र ही ऐसा था कि मेरे बेटे ने उसे छोड़ दिया। अब वो अपने कौन से आशिक के साथ कहां पर गुलछर्रे उड़ाने गई हमें क्या पता। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही सत्या उसके बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने उसकी गर्दन को पकड़ लिया। दूसरा हाथ उसने अपनी पॉकेट से बाहर निकाला और इतने में उसने उसकी गर्दन को इतना ज्यादा कसकर पकड़ लिया था कि उसके होठ पूरी तरह से खुल गए थे और वो अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए खुद को सत्या की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अचानक ही सत्या ने अपना हाथ बिल्कुल इकट्ठा किया और उसके होठों के अंदर अपनी उंगलियां डाल दी और अब उसकी उंगलियां खुलती जा रही थी और उसका हाथ संगीता के हलक में अंदर की तरफ जा रहा था। संगीता का पूरा चेहरा दर्द से तड़प रहा था और उसकी सांसें अटकने लगी थी। उसके मुंह से खून बाहर आने लगा था और अभी भी सत्या रुका नहीं था। संगीता जल्दी से अपना चेहरा हाँ में हिलाने लगी, जिसका मतलब ये था कि वो सच बताने के लिए तैयार है। सत्या के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो संगीता की तरफ देखते हुए बोला, जब तक लोगों के हलक में हाथ ना डालो तब तक लोगों के मुंह से सच नहीं निकलता, लेकिन सत्या की भी एक प्रॉब्लम है। एक बार वो जिसके हलक में हाथ डाल दे तब तक बाहर नहीं निकालता जब तक उसकी सांस खत्म ना हो जाए। ये बोलते हुए उसका चेहरा और भी ज्यादा डेंजरस हो चुका था और अगले ही पल संगीता का तड़पना और भी ज्यादा हो गया और उसकी आंखों के रास्ते से खून बहने लगा। सिर्फ उसका चेहरा ही था जो दर्द से तड़प रहा था। उसे रस्सियों से इस तरह बांधा हुआ था कि उसका बाकी शरीर तो वो हिलाने लायक भी नहीं थी। फिर देखते ही देखते उसका तड़पना एकदम से शांत हो गया। उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ गई और उसका चेहरा एकदम नीला पड़ने लगा। सत्या ने अपना हाथ बाहर निकाला और आगे की तरफ बढ़ाया। उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। वो लड़का जिसका नाम शमशेर था, उसने जल्दी से वो साइड में रखी हुई पानी की बाल्टी उठाए और जग से पानी सत्या के हाथ पर डालने लगा। नीचे सारा पानी खून के रंग से लाल होकर गिर रहा था। शमशेर ने अब जल्दी से एक तौलिया सत्या की तरफ बढ़ाया और सत्या ने उस तौलिए से अपना हाथ साफ किया। तभी अचानक से उसका फोन बजने लगा।
उसने अपना फोन कॉल रिसीव किया और अपने कान से अपना फोन लगाया। सामने से कुछ कहा गया जिसे सुनकर उसके चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं आए। उसने फोन डिस्कनेक्ट कर वापस पॉकेट में डाला और फिर शमशेर की तरफ देखते हुए बोला, विल्को अपार्टमेंट, टॉप फ्लोर, फ्लैट नंबर 521। अभी इसी वक्त जाओ और रोशनी को सही सलामत यहाँ पर लेकर आओ। अगर उसे एक खरोच भी आई तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। शमशेर ने हैरानी से सत्या की तरफ देखा और सत्या तुरंत वहां से अंदर की तरफ चला गया। अब शमशेर जल्दी से सामने ही खड़ी जीप की तरफ बढ़ा। उसके आसपास 4-5 हटे कट्टे लड़के खड़े थे। जैसे ही वो जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा वो सारे लड़के जीप पर आकर बैठे और फिर देखते ही देखते वो जीप वहां से निकल चुकी थी। सत्या हवेली के अंदर आया और अंदर आते ही सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा खोला, एक लड़की जो बालकनी की तरफ खड़ी थी वो गुस्से से उसे देखते हुए उसके पास आए और बोली, दूसरों का तो इतना ख्याल है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी अपनी बीवी तुमसे क्या चाहती है इस बारे में तुम क्यों नहीं सोचते हो सत्या? सत्या बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरा भेजा पहले ही गर्म है और मत कर। ये बोलकर वो वॉशरूम के अंदर जाने लगा। लेकिन वो लड़की साक्षी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, एक साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। क्या मैं जान सकती हूँ इसकी वजह क्या है? सत्या ने गुस्से साक्षी की तरफ देखा और बोला, पिछले 1 साल से तू मुझसे ये सवाल कर रही है। आज तक तुझे जवाब मिला क्या जो तुझे अब जवाब मिलेगा? साक्षी गुस्से से बोली, लेकिन क्यों सत्या, क्यों? ये बोलते हुए उसने सत्या को गिरेबान से पकड़ लिया और बोली, पिछले 1 साल से मैं तुमसे पत्नी होने का हक मान रही हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते हो। अगर तुम्हें मुझे पत्नी का सुख देना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? सत्या तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुमसे शादी मैंने जबरदस्ती की क्या? भूल गई क्या शादी के लिए दबाव किसने डाला था? तूने। मैंने नहीं कहा था मुझे तुझसे शादी करनी है। वो तू थी जिसने भरी महफिल मुझ पर इल्जाम लगाया तो मैंने कर ली तुझसे शादी। इसके अलावा शादी करने का और कोई कारण नहीं था और तुझे शादी चाहिए थी ना, तो मैंने शादी कर ली। अब पति का सुख क्या होता है और क्या नहीं, ना ये मुझे जानना है और ना मुझे इसमें इंटरेस्ट। ये बोलकर उसने साक्षी के हाथों को अपने गिरेबान से हटाया और तुरंत वॉशरूम के अंदर चला गया। साक्षी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से से गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, मतलब तुम मुझे ऐसे ही पत्नी होने का हक नहीं दोगे और मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं ऐसे चुप नहीं रहूंगी। मैं सिर्फ दिखाने के लिए तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती थी, मुझे सच में तुम्हारी बीवी बनना है और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि बेशक से सारी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए, लेकिन तुम किसी की बात नहीं मानोगे। लेकिन एक इंसान ऐसा है जिसकी बात तुम कभी नहीं टाल सकते। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर रही थी। वहीं दूसरी तरफ विल्को अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 521 में से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसकी चीख सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि उस टॉप फ्लोर पर वहां कोई भी नहीं रहता था। उस अपार्टमेंट में ज्यादातर फ्लैट खाली ही थे क्योंकि उस एरिया में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए लोग वहां पर रहना कम ही पसंद करते थे। फ्लैट के अंदर एक लड़की नीचे जमीन पर बैठी गिड़गिड़ा रही थी। वो हल्का हल्का पीछे की तरफ सरक रही थी और जैसे जैसे वो अपने पैरों को पीछे की तरफ करती उसके पैरों में बंधी हुई जंजीर आवाज करती। उसे वहां पर बांध कर रखा हुआ था। पैर और हाथ दोनों में मोटी मोटी लोहे की जंजीरें थी जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और उसके हाथों पैरों पर जख्म भी हो चुके थे जिनमें से खून रिस रहा था। उस लड़की के चेहरे पर थप्पड़ के गहरे निशान थे और न सिर्फ चेहरे पर बल्कि पूरे बदन पर ही तरह तरह के जख्म थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे कितना टॉर्चर किया गया होगा, उसे कितना मारा पीटा गया होगा। सामने खड़ा एक आदमी दारू की बोतल हाथ में लिए बोला, अब से तू मेरी है। तेरे पति ने तुझे मेरे पास भेजा है। मैं बेशक से तेरे साथ कुछ भी करूं, तेरी कीमत दी है मैंने। वो लड़की कोई और नहीं रोशनी थी, जो इस वक्त बोलने की हालत में भी नहीं थी। तभी वहां पर दरवाजा नॉक हुआ। वो आदमी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, तेरा पहला कस्टमर आ गया। अब से तू हर रात नए कस्टमर के साथ बिताएगी और मेरे लिए पैसा कमाएगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी भरे एक्सप्रेशंस थे। दारू की बोतल वही साइड में रख उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोला और एक साथ 2-3 लड़के अंदर आए। वो आदमी मोंटी चिढ़ते हुए बोला, अरे तुम इतने सब लोग क्यों आए? एक एक करके आते ना। उनमें से एक बेशर्मी से बोला, अरे जो मजा एक साथ आएगा वो अकेले अकेले में कहाँ ही आता। ये बोलते हुए वो अंदर की तरफ आ रहा था। मोंटी भी उनके साथ ही अंदर की तरफ आया और रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, ले मिल ले अपने पहले कस्टमर से।
ये बोलकर उसने उस लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखा और वो लड़का सीधा अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। वो बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे इस बार कड़क माल लाया है तू, पर ये क्या? ये तो शादीशुदा लग रही है। ये बोलते हुए उसकी नजर रोशनी के मांग में भरे हुए सिंदूर पर थी। मोंटी बेहद बदतमीजी से बोला, अरे कुछ नहीं, है तो शादीशुदा ही, लेकिन मां नहीं बन सकती, इसलिए पति ने बेच दिया। अपने पति को तो ये नहीं खुश कर पाए, लेकिन हमें बहुत अच्छे से खुश करेगी, है ना? ये बोलते हुए अब उसने बेशर्मी से रोशनी की तरफ देखा। रोशनी रोते हुए गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। एक आदमी उसकी ये बात सुनकर हंसा और बोला, भगवान तेरा क्या करेगा? वो थोड़ी ना कुछ कर सकता है, करने वाले तो हम हैं, बस देखती जा आज की रात कितनी हसीन होगी। ये बोलते हुए वो भी बेशर्मी से हंसने लगा और अब उन तीनों चारों ने ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। विल्को अपार्टमेंट। रोशनी की आंखों से बस आंसू बरस रहे थे। वो समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। उसमें तो एक इंसान से लड़ने की ताकत नहीं थी, तो अपने सामने खड़े 4-5 हटे कट्टे लोगों से कैसे ही वो लड़ती। वो मन ही मन हार चुकी थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक उम्मीद थी कि भगवान का कोई करिश्मा हो जाए और कोई उसे बचाने आ जाए। लेकिन जब वो तीनों चारों लड़के एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसकी उम्मीद भी टूटने लगी। वो खुद ही जमीन पर पसर चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से डोर बेल बजी और मोंटी ने दरवाजे की तरफ देखा। वो तुरंत बोला, अब कौन होगा? एक लड़का जल्दी से बोला, अरे शायद हमारा ही कोई साथी होगा, जा जाकर दरवाजा खोल। मोंटी चिढ़ते हुए बोला, अरे यार तुम सारे पागल हो क्या? अगर किसी को पता चल गया ना तो सबकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। या तो एक साथ आते और या फिर एक एक करके, यहाँ पर तो तुम लोगों ने तमाशा ही बना रखा है। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। उसने जाकर दरवाजा खोला। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ चुकी थी क्योंकि सामने दरवाजे पर कोई था ही नहीं। वो अंदर की तरफ देखते हुए बोला, यार यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ये बोलकर जैसे ही उसने दोबारा दरवाजे की तरफ अपना चेहरा घुमाया, इस बार उसके माथे पर सीधा एक गन पॉइंट हुई। मोंटी के होश उड़ गए, लेकिन वो कुछ रिएक्ट भी करता उससे पहले ही शमशेर ने गन का ट्रिगर दबाया और अगले ही पल उसकी गन से निकली हुई गोली मोंटी के माथे से आर पार हो चुकी थी। वो लाश बनकर सीधा जमीन पर गिरा। उस गोली की आवाज सुनकर रोशनी हैरानी से बाहर की तरफ झांक रही थी। तभी जो लोग पहले उसे देखकर अपने कपड़े उतार रहे थे, अचानक से उन्होंने अपने कपड़े उतारना बंद कर दिया था और दरवाजे की तरफ से अब 2 लड़कियां अंदर की तरफ आई। रोशनी एकदम हैरान रह गई। तभी वो लड़का जो पहले बेशर्मी से बात कर रहा था, अब वो हल्का सा मुस्कुराया और रोशनी के बिल्कुल सामने आकर बैठते हुए बोला, माफ कर दो, तुम्हारा पता लगाने के लिए हमें मोंटी जैसे आदमी से कांटेक्ट करना पड़ा। हम तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम सत्या भाव के आदमी हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। उसकी बात सुनकर रोशनी बिलख कर रोने लगी। उसका रोना देखकर वहां पर सबका दिल इस वक्त पसीज रहा था। अंडस्को। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा घर जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे, रसोई और बाथरूम। घर के हॉल में इस वक्त एक लड़की नीचे जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सामने ही एक आदमी हंटर लेकर खड़ा था। उसने वो हंटर गोल गोल अपने हाथ में घुमाया और अगले ही पल उस लड़की की पीठ पर दे मारा तो वो लड़की दर्द से चिल्ला उठी। उस लड़के का नाम वीरू था और वो लड़की जो नीचे जमीन पर बैठी थी वो उसकी बहन मिष्टी थी। खूबसूरत सा चेहरा, लेकिन आंखें आंसुओं से भरी हुई और बदन दर्द से तड़प रहा था। फड़फड़ाते हुए होंठ कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वीर जैसे उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। वीर गुस्से से कांपते हुए बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जेब से पैसे निकालने की? चोरी करती है तू? एक तो तुझे मुफ्त में रोटियां देता हूँ खाने को और ऊपर से तू मेरी ही जेब से चोरी करती है। मिष्टी ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया और रोते हुए बोली, मैंने चोरी नहीं की है। तभी सामने के रूम से एक लड़की बाहर निकली और वीर के पास आई। वो वीर के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, अरे यार क्यों मार रहे हो इसे? अगर ये मर गई तो इसकी जगह पर नौकरी पर कौन जाएगा? महीने का 20-25 हजार जो कमाती है वो भी बंद हो जाएगा। छोड़ो इसे, चलो तुम मेरे साथ, तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। ये बोलते हुए वो लड़की जो वीर की पत्नी हर्षाली थी, वो उसे अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। मिष्टी सुबक सुबक कर रो रही थी। वीर ने अपने हाथों में एक बार फिर से हंटर गोल घुमाया और अगले ही पल मिष्टी की पीठ पर दोबारा मारते हुए बोला, ये तो शुक्र कर तुझे जिंदा रख रहा हूँ मैं, वरना तेरी हरकतों से इतना परेशान आ चुका हूँ मैं कि मन तो करता है अपने हाथों से तेरी जान ले लूं। ये बोलकर उसने उस हंटर को साइड में फेंक दिया।
हर्षाली ने वीर का हाथ पकड़ा और उसे अंदर की तरफ ले गई, लेकिन जाते जाते उसने पलटकर मिष्टी की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। मिष्टी एक बार फिर से सिसक रही थी। वो सिसकते हुए बोली, इससे अच्छा तो जान से ही मार दो। जिंदा रखा ही क्यों है? हर्षाली वीर को अंदर की तरफ लेकर आए और फिर उसे बैट पर धक्का देकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया और बिस्तर पर आकर उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके सीने को चूमने लगी। वीर उसके बालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, एक तू ही है बस जो मेरी सारी परेशानियां दूर कर देती है, वरना मेरी इस बहन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हर्षाली उसके होठों को देखते हुए बोली, तू बस मेरी तरफ ध्यान देना, मैं हूं ना तुझे खुश रखने के लिए। ये बोलकर उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे चूमना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे के साथ बिजी हो चुके थे, लेकिन मिष्टी वही घर के हाल में जमीन पर पड़ी दर्द से तड़प रही थी। जैसे तैसे उसने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना पैर जमीन पर टिकाया दर्द से उसकी आह निकल गई और वो हिम्मत हारकर एक बार फिर से वहीं पर बैठ गई। उसे टेंशन ये हो रही थी कि कल उसे नौकरी पर भी जाना था, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपने पैरों पर उठ भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सूर्यवंशी हवेली। कुछ देर बाद सत्या सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी एक औरत की आवाज ने उसे रोका, सत्या। वो आवाज सुनकर सत्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो सोफे पर एक औरत बैठी थी। वो उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, कहो अम्मा। ये बोलते हुए उसने अपनी अम्मा के पीछे खड़ी साक्षी की तरफ भी देखा, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। सोफे पर बैठी औरत पुष्पा जी सत्या की अम्मा थी। अम्मा मतलब माँ, लेकिन उन्होंने सत्या को जन्म नहीं दिया था, बस उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अम्मा अपनी जगह से उठी और सत्या के पास आकर बोली, अब हमारा इस घर में मन नहीं लगता। सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, आपका इस घर में मन नहीं लगता क्योंकि इस घर में कोई रौनक नहीं है। आप चाहती है कि मैं आपको बच्चे पैदा करके दे दूं ताकि इस घर में रौनक आ जाए, है ना? ये बोलते हुए उसने खुद ही अम्मा जी की बात को पूरा कर दिया था। वही अम्मा जी के चेहरे पर अब परेशानी झलकने लगी। उन्होंने एक नजर साक्षी की तरफ देखा। सत्या अब साक्षी की तरफ देखते हुए बोला, लोगों को ब्लैकमेल करने में तो तुम काफी तेज हो। ब्लैकमेल करके ही शादी की थी, अब ब्लैकमेल करके बच्चे भी पैदा करना चाहती हो। पर सॉरी, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रुका और अम्मा की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी अम्मा, लेकिन आपकी ये रौनक वाली ख्वाहिश तो कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि बच्चे वहां होते हैं जहां उन्हें संभालने के लिए माँ हो, और मेरी बीवी कहीं से भी माँ बनने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये बोलकर अब वो बिना एक पल रुके वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते साक्षी को बड़ी ही कड़वी नजरों से देख कर गया। साक्षी का तन मन जल उठा था। वो गुस्से से दांत पीसते हुए तुरंत वहां से चली गई। सत्या वहां से बाहर निकला और बाहर आकर अपनी जीप में बैठा और उसकी जीप सीधा वहां से उसकी खाली फैक्ट्री के लिए निकल गया जहां मोंटी की लाश पहुंचा दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी अपने कमरे में थी और अपने जख्मों पर दवा लगा रही थी। तभी हर्षाली अंदर की तरफ आए और बोली, कहा था ना तुझे मुझसे जुबान मत लड़ा, देख अपनी जुबान के चक्कर में बेवजह ही पिट गई अपने भाई से। मिष्टी ने व्यंग से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। घोष निवास। मिष्टी हर्षाली की तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी। हर्षाली उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर चुपचाप मेरी बात मान लेती तो इतना पिटना नहीं पड़ता तुझे तेरे भाई से। अब आइंदा से ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर ले कि इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है, तेरे भाई पर मेरी हुकूमत चलती है, और मेरे सामने अपनी जुबान जरा कम चलाया कर, वरना अब तो सिर्फ तुझे पिटवाया था तेरे भाई से, कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तेरा भाई तुझे जान से ही मार दे। ये बोलकर वो वहां से जाने लगी। तभी मिष्टी अचानक से बोली, वो किसी दिन कब आएगा हर्षाली भाभी, क्योंकि अब जीने का मन नहीं करता। उसकी बात सुनकर हर्षाली ने पलटकर उसकी तरफ देखा। मिष्टी रोते हुए बोली, अपनी जिंदगी में इतने चेहरों इतने लोगों को बदलते हुए देख लिया है कि अब मेरा जीने का ही मन नहीं करता। वो लड़की जो मेरी दोस्त थी, मेरी इकलौती दोस्त, मेरी भाभी क्या बनी, वो बिल्कुल ही बदल गई। पहले वो मुझे अच्छी लगती थी और अब तो ऐसा लगता है जैसे वो इंसान ही नहीं है, इंसानियत तो उसके अंदर मर चुकी। ऐसे में कैसे ही जीऊं मैं, और क्या करूंगी जीकर जब अपने लिए तो जी ही नहीं रही हूँ, बस दूसरों के लिए। हर्षाली गुस्से से कांपते हुए उसके पास आए और बोली, तो यही काम है तेरा, और तू क्या चाहती है कि तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखें? चुपचाप सो जा, सुबह उठते ही तुझे कारखाने जाना है। अगर नहीं गई ना तो वो सत्या भाव तो पता नहीं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई और मिष्टी बस अपनी आंखों से आंसू बहाती रह गई।
कब वो यूं ही रोते रोते सो गई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ एक पुरानी फैक्ट्री में सत्या की जीप आकर रुकी और वो अपनी जीप से बाहर निकलकर फैक्ट्री के अंदर की तरफ आया, जहां पर मोंटी की लाश पड़ी थी और उसके साथ ही सत्या के आदमी भी खड़े थे और उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था रोशनी का पति और संगीता का बेटा विकास। रोशनी भी वहीं पर खड़ी थी और उसने अपना चेहरा झुकाया हुआ था। जैसे ही सत्या वहां पर पहुंचा, विकास का चेहरा डर से कांपने लगा था। उसकी हालत खराब होने लगी थी। सत्या जाकर चेयर पर बैठा और इस वक्त वो किसी राजा महाराजा से कम नहीं लग रहा था। उसके इशारे पर उसका आदमी शमशेर विकास को खींचते हुए वहां पर लेकर आया और फिर उसे सत्या के कदमों में डाल दिया गया। सत्या विकास को घूरते हुए देख रहा था और विकास अपने हाथ जोड़कर बोला, मुझसे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो भाव, आइंदा ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। आज के बाद मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एक बार पहले भी तूने इसे बेचने की कोशिश की थी, तब भी तूने यही सब कहा था और उस दिन भी मैं तुझे सजा देने वाला था, लेकिन तेरी अपनी बीवी ने तुझे बचा लिया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर तेरी जान की भीख मांगी थी, है ना? उसकी बात सुनकर विकास ने अपना चेहरा झुका लिया और रोशनी की आंखों में से आंसू गिरने लगे। सच ही कह रहा था सत्या। एक बार पहले भी नशे की हालत में विकास ने उसे किसी आदमी के पास भेज दिया था। वो मुश्किल से जान छुड़ाकर वहां से भागकर सत्या के पास आई थी और फिर सत्या ने विकास को सजा दी थी और उसकी सजा एक ही होती थी, सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन उस दिन रोशनी ने हाथ जोड़कर सत्या से विकास की जान की भीख मांग ली थी, जिसके बाद सत्या ने विकास को छोड़ दिया था। पर अब रोशनी के चेहरे पर भी विकास के लिए दया नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। सत्या अब विकास के चेहरे पर झुका और उसने विकास के बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, एक लड़की अगर मां नहीं बन सकती तो उसे किसी और को बेच दो। उसने तुम्हें बाप बनने का सुख नहीं दिया तो तुम उसे वैश्या बना दो। क्यों? एक लड़की का सिर्फ यही काम है, या तो बच्चे पैदा करना, तुम्हें बाप का सुख देना, या फिर तुम्हें बिस्तर पर सुख देना। और कोई वजूद नहीं है क्या लड़की का? विकास कांपती हुई आवाज में बोला, मैं अपनी माँ की बातों में आ गया था भाव, लेकिन अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, बस आखिरी गलती। उसकी बात सुनकर सत्या हंसा और बोला, हाँ तू तो 2 महीने का मुन्ना है ना, अपनी माँ की छाती का दूध पीता है ना। उसकी बात सुनकर विकास कुछ बोल ही नहीं पाया और सत्या तिरछा मुस्कुरा कर बोला, तुझे पता है तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, बहुत प्यार करता है ना तू अपनी माँ से। उसकी बातों में आना मतलब उसकी बातें तुझे पसंद है, तो अब तुझे तेरी माँ कैसे अपनी बातें सुनाएगी? इसके लिए तो तुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा। विकास की आंखें हैरत में फैल गई। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, जानना चाहेगा मैंने तेरी माँ को कैसे मारा? विकास ने तुरंत अपना सिरना में हिलाया, क्योंकि वो जानता था सत्या उसे बताएगा नहीं बल्कि मारकर दिखाएगा और ये एक्सपेरिमेंट वो विकास पर ही करेगा। उसे अपना सिरना में हिलाते देख सत्या व्यंग्य से हंसा और अगले ही पल उसने एक जोरदार पंच विकास के चेहरे पर जड़ दिया। विकास ने तुरंत अपने गाल पर अपना हाथ रख लिया। ऐसा लग रहा था जैसे एक तरफ से उसका चेहरा बिल्कुल अंदर की तरफ धंस गया हो। अगले ही पल अब सत्या ने उसके दोनों गालों को कसकर अपनी उंगलियों में जकड़ा और बोला, मुंह खोल और बोल कि तुझे जानना है तेरी माँ कैसे मरी। विकास ने अपना सर एक बार फिर से ना में हिला। सत्या ने उसके चेहरे को और भी ज्यादा कसकर अपनी उंगलियों से जकड़ा तो इस बार विकास ने मुंह खोला और बोला, बता दो भाव, बता दो भाव। उसकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, लेकिन उसका मुंह खुल चुका था। अगले ही पल सत्या ने साइड में रखी हुई गन उठाए और उसे विकास के होठों में भर दिया। विकास की आंखें बड़ी हो गई। सत्या ने अब उसके चेहरे से अपना हाथ हटा लिया था और उसके सिर के पीछे अपना हाथ रख दिया था। उसने अपना दूसरा हाथ गन के पीछे रखा। उसने गोली चलाई नहीं बल्कि गन के पीछे रखा अपना हाथ जोर से दबाया तो वो गन विकास के मुंह में अंदर तक दब गई और अगले ही पल विकास का मुंह बुरी तरह से फट गया। उसका चेहरा और उसकी पूरी बॉडी दर्द से तड़प उठी थी और कुछ ही पलों में वो एकदम से शांत हो गया था। रोशनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। उसने एक बार विकास को माफ कर दिया था, लेकिन उसे दोबारा माफ करने की हिम्मत तो रोशनी में भी नहीं थी, क्योंकि वही जानती थी कि विकास कितना दरिंदा आदमी था। जैसे ही अब सत्या ने विकास के सिर के पीछे से अपना हाथ हटाया, विकास सीधा जमीन पर लुढ़क कर गिरा और उसका वो फटा हुआ मुंह साफ बता रहा था कि विकास के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा। एक झटके से सत्या ने उसे लात मार कर पीछे की तरफ धकेला और खुद अपनी जगह से उठकर रोशनी के पास आया। रोशनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। सत्या ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, रोने की जरूरत नहीं है, हाथ दिए हैं ना भगवान ने तुम्हें, इन हाथों से मेहनत करो, कमाओ और खुद को खुद संभालो।
किसी के सहारे रहने की जरूरत नहीं है, कल से कारखाने में आ जाना, तुम्हें काम मिल जाएगा। रोशनी ने अपने हाथ जोड़कर अपना सर हाँ में हिलाया और सत्या तुरंत वहां से जाने लगा। तभी शमशेर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, सत्या भाव, इन लाशों का क्या? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, पहली बार किसी को मारा है क्या जो पूछ रहे हो कि लाशों का क्या करना है? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। बिना अब कुछ और कहे वो तुरंत वहां से बाहर आया और अपनी जीप में बैठकर वहां से निकल गया। रात के तकरीबन 12 बजे सत्या की जीप एक बार फिर से सूर्यवंशी हवेली में आकर रुकी और सत्या जीप से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आया। उसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने शराब पी है। जैसे ही वो अपने रूम में आया, उसकी नज़र सामने साक्षी की तरफ गई जो बालकनी के पास खड़ी थी और इस वक्त उसने एक ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी जिससे उसके गोरे कंधे साफ दिखाई दे रहे थे। जैसे ही सत्या अंदर की तरफ बढ़ने लगा, अचानक ही उसका पैर लड़खड़ा गया और वो नीचे गिरने को हुआ। साक्षी ने जल्दी से आकर उसे संभाला और बोली, आज फिर पी कर आए हो? सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, क्यों, मेरे पीने से प्रॉब्लम है तुम्हें? साक्षी उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसके सीने को सहलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, नशे में तो तुम मुझे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। सत्या व्यंग्य से हंसा और बोला, लेकिन बेशक से मैं कितने भी नशे में क्यों ना हूं, तुम मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये बोलकर उसने हल्का सा धक्का देकर साक्षी को खुद से अलग किया और फिर सीधा सोफे पर जाकर लेट गया। साक्षी उसके पास आते हुए बोली, एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूंगी। सत्या ने कुछ नहीं कहा, बस व्यंग्य से हंसा और फिर एकदम से शांत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में साक्षी को महसूस होने लगा कि सत्या सो चुका है। उसके चेहरे पर एक बार फिर से फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देने लगी। उसका मन कर रहा था सत्या के पास आकर उसे उठाए और उसे बोले कि उसे उसके साथ इंटीमेट होना है, लेकिन उसकी कहाँ ही इतनी हिम्मत थी। मुंह बनाते हुए वो जाकर बेड पर लेट गई और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। अचानक ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ तो उसकी नींद खुली और उसने अपना फोन चेक किया, जिस पर एक मैसेज शो हो रहा था। उसने उस मैसेज का रिप्लाई फ्रस्ट्रेटेड होते हुए ही दिया और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर वापस सो गई। सुबह का वक्त, सूर्यवंशी इंडस्ट्रीज, जहां अंदर की तरफ कारखाना बना हुआ था और उसके दरवाजे पर मिष्टी खड़ी थी। मिष्टी अंदर की तरफ जा रही थी लेकिन एक औरत ने उसे रोक लिया और उस औरत के साथ रोशनी थी। वो औरत कुमुद मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, ये रोशनी है और आज से इसी कारखाने में काम करेगी, तुम इसे सारा काम समझा देना। मिष्टी ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ में हिलाया। कुमुद तुरंत वहां से चली गई। मिष्टी की खुद की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे काम तो करना ही था। वो रोशनी की तरफ देखते हुए बोली, आओ तुम मेरे साथ। उसकी बात सुनकर रोशनी उसके साथ आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और उस गाड़ी में से सत्या बाहर निकला। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और पैरों में सख्त चमड़ी की जूती और चेहरे पर गॉगल्स इस वक्त उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। सत्या की गाड़ी वहां पर रुकते ही वहां पर काम कर रहे सब लोगों की सांस जैसे हलक में अटक गई थी। वहीं रोशनी हल्का सा मुस्कुरा कर सत्या की तरफ देख रही थी, जिसने उसे एक नई जिंदगी दी थी। तभी सत्या भी रोशनी और मिष्टी के पास आया। रोशनी तुरंत बोली, गुड मॉर्निंग सत्या भाव। मिष्टी ने भी नजरें उठाकर सत्या की तरफ देखा और बोली, गुड मॉर्निंग सत्या भाव। उसके मुंह से भाव सुनकर सत्या की भौहें तन गई। वो रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, जाओ तुम जाकर अंदर काम देखो, मुझे मिष्टी से जरा बात करनी है। रोशनी ने अपना सर हाँ में हिलाया। मिष्टी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने अपना चेहरा एक बार फिर से झुका लिया था। वहीं रोशनी के जाने के बाद सत्या मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुमसे मुझे भाव कहकर मत बुलाया करो, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? अगर कहो तो कानों के डॉक्टर के पास ले चलूं। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने अपना चेहरा और भी ज्यादा झुका लिया। सत्या तुरंत बोला, जमीन पर लेटना है तो बिस्तर मंगवा दूं क्या? मिष्टी बड़ी मुश्किल से हिम्मत कर बोली, मुझे मुझे काम करने में देरी हो रही है, मैं अंदर जाऊं क्या भाव? उसके मुंह से एक बार फिर से भाव सुनकर सत्या ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वही मिष्टी बेशक से उसकी तरफ देख नहीं रही थी लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन उसे समझ आ रही थी। वो तुरंत अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक ही सत्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और फिर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाकर बोला, अगर दोबारा मुझे एक बार भी तुमने भाव कहकर बुलाया ना तो सबके सामने चूम लूंगा, देती फिर ना फिर जवाब सबको। उसकी बात सुनकर मिष्टी उसकी तरफ देखती ही रह गई और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। मुंबई कारखाने में
सत्या मिष्टी की तरफ देख रहा था और मिष्टी भी उसी की तरफ देख रही थी। उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। सत्या ने उसे अभी अभी जिस तरह सबके सामने चूमने की बात कही वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तुरंत अपना सर झुकाकर बोली, मेरा बहुत सारा काम बाकी बचा है, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर अब तुरंत वहां से भाग गई और इस बार उसने सत्या को भाव बिल्कुल नहीं कहा। उसे यूं भागते हुए देख सत्या अपने बालों में अपना हाथ चलाते हुए मुस्कुरा रहा था। वो भी अंदर की तरफ आया और सीधा अपने केबिन में चला गया। केबिन में आकर वो जैसे ही बैठा शमशेर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसे उसके आज के सारे इम्पोर्टेंट काम बताने लगा, लेकिन सत्या कहीं खुद में ही बिजी था। शमशेर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आप मेरी बात तो सुन रहे हैं ना भाव? सत्या ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों? तुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तेरी बात नहीं सुन रहा? शमशेर जल्दी से बोला, वो क्या है ना कि आप मेरी तरफ देख नहीं रहे? सत्या अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोला, तेरी बात मेरे कानों ने सुननी है या मेरे चेहरे ने जो मैं तुझे देखकर तेरी बात सुनूं? तू बोलता जा, मेरे कान बरोबर सुन रहे हैं। ये बोलकर उसने एक बार फिर से अपनी नजरें अपने फोन की तरफ घुमा ली जिसमें वो कुछ देख रहा था। शमशेर एक बार फिर से बोलना शुरू हुआ और तभी उसने कहा, आपकी जो पुरानी वाली फैक्ट्री है उसके पीछे वाली जगह पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर लिया है। सुना है रात को वहां पर ऐसी चीजें होती है जो नहीं होनी चाहिए। अभी तक कोई प्रूफ तो नहीं मिला है लेकिन आज मैं उस जगह पर नजर रखूंगा। सत्या ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, नजर रखने से क्या होगा? आज तुम नजर रखोगे, कल मुझे बताओगे, परसों मैं कोई एक्शन लूंगा, कितने दिन वेस्ट हुए? शमशेर उसकी बात सुनकर चुपचाप उसे देख रहा था। सत्या अब थोड़ी सख्त आवाज में बोला, कट्टा जेब में होता है ना? आंखें कुछ देखकर पलक झपकाए उससे पहले कट्टे से गोली सामने वाले के माथे से आर पार हो जानी चाहिए। बरोबर। उसकी बात सुनकर शमशेर ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, मैं चलता हूँ अब। ये बोलकर वो जाने लगा। सत्या तुरंत बोला, वो क्या नाम है उस लड़की का जो कारखाने में काम करती है? अरे नाम नहीं याद आ रहा। ये बोलते हुए वो सच में अपनी आंखें बंद कर जैसे कोई नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनते हुए शमशेर मुस्कुरा रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहीं आप मिष्टी की बात तो नहीं कर रहे? सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मिष्टी। लेकिन तू मुस्कुरा क्यों रहा है? शमशेर अपनी मुस्कुराहट तुरंत दबाते हुए बोला, वो मुझे एक चुटकुला याद आ गया था। सत्या तुरंत बोला, इससे पहले मैं तेरा चुटकुला बनाऊं, भाग जा यहाँ से और वो मिष्टी को भेज देना। ये बोलते हुए उसकी आवाज थोड़ी सी कांप गई थी। शमशेर ने अपना सर हाँ में हिलाया। न चाहते हुए भी उसके होठों पर एक बार फिर से मुस्कुराहट आ ही गई थी, लेकिन इससे पहले कि सत्या उससे कुछ बोलता वो तुरंत वहां से बाहर चला गया। बाहर आते ही वो कारखाने के पीछे वाले एरिया की तरफ आया और वहां काम कर रही मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें सत्या भाव ने बुलाया है। मिष्टी जो चुपचाप अपना काम कर रही थी और रोशनी को काम समझा भी रही थी, जैसे ही उसने सुना कि सत्या भाव ने उसे बुलाया है, उसकी सांसें गहरी हो गई, उसका गला सूखने लगा था। तभी रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, जाओ, तुम्हें सत्या भाव बुला रहे हैं, ये काम तुम मुझे बाद में बता देना। मिष्टी ने अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी जगह से उठकर सत्या के केबिन की तरफ आई। केबिन में आते वक्त उसने वही बाहर काम कर रहे दो लड़कों की तरफ देखा जो उसे घूरकर देख रहे थे। जब जब मिष्टी सत्या के केबिन में आती थी, वो लड़के उसे यूं ही देखते थे। सिर्फ वो लड़के ही नहीं और भी बहुत लोग थे जो मिष्टी को तब तब घूर कर देखते थे जब जब उसे सत्या अपने केबिन में बुलाता था। उसने केबिन का दरवाजा हल्का सा नॉक किया और बोली, मैं अंदर आ जाऊं सत्या भा। बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई क्योंकि अंदर चेयर पर बैठा सत्या उसे घूरने लगा था। मिष्टी जल्दी से अंदर आए और आकर सत्या के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा झुकाकर बोली, आपने मुझे बुलाया? सत्या उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, जल्दी से बोलना शुरू करो अब। मिष्टी अपना सर झुकाकर बोली, सुबह सुबह 7 बजे उठी थी, 7:30 बजे तक नहा धोकर तैयार हुई। 7:45 पर पूजा खत्म हुई, 8 बजे किचन में गई, अपने और भाई भाभी के लिए नाश्ता बनाया। 9 बजे तक फ्री हो गई थी लेकिन फिर 15 मिनट बाहर पंछियों के साथ बातें करती रही और फिर 9:15 बजे जल्दी से आकर अपना डब्बा पैक किया और फिर 9:30 बजे कारखाने पहुंच गई। सत्या उसकी बात सुनते हुए मुस्कुराया और बोला, बरोबर। आता सांग तू पक्ष्यांशी काय बोललास? उसकी बात सुनकर मिष्टी टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। तभी सत्या मुंह बनाते हुए बोला, एक तो तू बंगालन, चल ये बता तूने पंछियों से क्या बात की? मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, मैं बंगालन जरूर हूँ लेकिन मुझे ज्यादा बंगाली नहीं आती और मराठी भी नहीं आती। सत्या उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, जो पूछा है वो बता।
मिष्टी ने अपनी नजरें एक बार फिर से झुकाए और बोली, मैंने पंछियों से पूछा कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, क्योंकि जब मैंने मंदिर में पूजा की थी तो उसके बाद मैं उन्हें दाना डालने गई थी। सत्या उसे देखते हुए बोला, तो जब दोबारा तू उनसे बार करने गई, उस वक्त दाना वहां पर रखा था या नहीं? मिष्टी जल्दी से बोली, नहीं, दाना तो खत्म हो गया था। सत्या हंसा और बोला, जब दाना खत्म हो गया था तो शेर तो आकर दाना खाकर नहीं गया होगा, पंछियों ने ही खाया होगा। इसमें पूछने वाली क्या बात थी? मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, तो और मैं उनसे क्या बात करती? उन्हें ये बोलती कि मुझे सत्या भाव बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, पता नहीं अजीब अजीब से सवाल पूछते हैं और मुझे जवाब देने भी नहीं बनता। उसकी बात सुनकर सत्या ने उसे घूर कर देखा और फिर तुरंत अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और बोला, क्या क्या कहा तूने मुझे? मिष्टी ने तुरंत अपने होठों को अपने दांतों में दबाया। उसके चेहरे पर बड़ी ही मासूमियत झलक रही थी। सत्या फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, तुला माहित आहे मला तुझ्या तोंडून भाव ऐकायला अजिबात आवडत नाही, तरीही तू मला भाव म्हणतोस। मिष्टी एक बार फिर से टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। सत्या ने गहरी सांस ली और बोला, तू जानती है ना, मुझे तेरे मुंह से भाव सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। तू फिर भी मुझे भाव बोलती है, नहीं तू चाहती क्या है? अगर चाहती है कि तेरे होठों को चूम लूं तो सीधा बोलना, ये बार बार मुझे भाव बोलकर उकसा क्यों रही है? उसकी बात सुनकर मिष्टी की सांसें गहरी होने लगी। वो जल्दी से बोली, मैं जाऊं, मेरा काम। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या तुरंत उसके करीब आया और अगले ही पल उसने मिष्टी की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। मिष्टी के हाथ सीधा उसके सीने पर आ गए। सत्या ने अब अपना हाथ मिष्टी की पीठ पर रख दिया और बोला, शाम को अकेली मत जाना, मैं तुझे घर जाते हुए ड्रॉप कर दूंगा। मिष्टी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? लोग हमें साथ देखेंगे तो बातें बनाएंगे, मेरे दिल में आपके लिए कुछ कुछ भी नहीं है। आप शादीशुदा हैं। प्लीज आप ऐसी बातें मत किया कीजिए, आप मेरे लिए भाई भाई की तरह। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए दीवार के पास लेकर आया और फिर उसे दीवार से लगाकर उसके चेहरे पर झुक गया। मिष्टी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने हाथ उसके सीने पर कसकर उसे खुद से दूर करने लगी। सत्या ने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और फिर ऊपर की तरफ लगा दिया। मिष्टी के सीने में मच रहा सांसों का शोर बाहर से साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा और भी ज्यादा कांपने लगा था और गहरी सांसें जो उसके होठों से निकल रही थी, वो उसके होठों को भी कांपने पर मजबूर कर रही थी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी तरफ देख। मिष्टी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। सत्या गुस्से से बोला, देख रही है या फिर सबके सामने लेकर चलूं? मिष्टी की आंखों में नमी तैरने लगी। वो रोते हुए बोली, धमकी क्यों देते हैं आप? आपको तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन मेरी लोग जान। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने अब उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया और फिर उसके चेहरे को अपने दूसरे हाथ से अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कोई तेरी तरफ नजर उठाकर तो देखे। ये सत्या अगर उसकी जान ना ले ले तो कहना, मी तुझ्यावर प्रेम करतो हे, तुला चांगलंच माहित आहे। ये बोलते हुए उसकी आवाज अब थोड़ी नर्म हो गई थी। मिष्टी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। सत्या के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसकी बंगालन कहाँ उसकी मराठी समझने वाली थी, इसलिए वो तुरंत बोला, मैं प्यार करता हूँ तुझसे, तू जानती है ना? तो क्यों मेरे सामने ये बार बार ऐसी फालतू की बातें करती है? मेरा दिमाग सक्का है तुझ पर। अब तू बता दे, तुझे हाँ नहीं करनी तो मैं अपने दिमाग को सक्का दूं। मिष्टी उसकी तरफ देखती ही रह गई और सत्या अब उसके चेहरे पर झुककर बोला, मन तो बहुत कर रहा है तेरे इन होठों को चूमने का, लेकिन बस मैं ही जानता हूँ मैंने सब्र किस तरह कर रखा है। जब तक मुझे मेरी ये बंगालन इजाजत नहीं देती तब तक नहीं करूंगा कुछ, लेकिन अगर ज्यादा मेरा दिमाग गर्म करेगी ना तो छोड़ूंगा नहीं। तेरे नाजुक से होठों को मसल कर रख दूंगा और इसे बेशक से मेरी धमकी समझ लेना। मिष्टी अभी भी बस चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। सत्या पीछे की तरफ हटकर बोला, जा जाकर कर ले अपना काम, और ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है। बस टाइम पास कर लियो थोड़ा सा, और हाँ, रोशनी को काम सिखा देना। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से जाने लगी। अचानक ही सत्या ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, शाम को मेरे साथ ही चलेगी, अगर अकेली गई तो देख लियो। मिष्टी ने एक बार फिर से अपना सर हाँ में हिला दिया। सत्या थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोला, कभी बोल भी लिया कर, गूंगी कहीं की। ये बोलकर उसने मिष्टी का हाथ छोड़ दिया और मिष्टी तुरंत वहां से भाग गई। सत्या उसे भागते हुए देख मुस्कुराया और वापस अपनी चेयर पर आकर बैठ गया।
वो बेशक से दूसरों के सामने कैसा भी था, लेकिन वो मिष्टी के सामने बहुत अलग हुआ करता था। मिष्टी के सामने उसका हंसना मुस्कुराना जिद करना, कभी कभी तो इतना गुस्सा आता था उसे कि मन करता था कि वो मिष्टी को 1 मिनट में अपना बना ले, लेकिन मिष्टी की हरकतें उसे रोक देती थी और वो सब्र का घूंट पीकर रह जाता था। मिष्टी बाहर की तरफ आए और आते ही रोशनी के साथ बैठकर काम करने लगी। रोशनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों बुलाया था सत्या भाव ने तुम्हें? उसके सवाल पर मिष्टी एकदम से चौंक गई। तभी वही साथ में बैठी एक लड़की बोली, अरे ये तो रोज का है। सत्या भाव पता नहीं मिष्टी को रोज अपने केबिन में क्यों बुलाते हैं। और आधा आधा घंटा मिष्टी उनके केबिन से बाहर नहीं निकलती। अरे जरा हमें भी बताओ मिष्टी, ऐसा क्या करती हो तुम सत्या भाव के पास? उस लड़की चंचल की बात सुनकर मिष्टी तुरंत बोली, मैं हिसाब बना रही थी। चंचल मुंह बनाते हुए बोली, मुझे तो पागल मत बना, तू 12वीं फेल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कैसे हिसाब बनाती होगी तू। मिष्टी की आंखों में नमी तैर गई। तभी रोशनी तुरंत बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप सत्या भाव के बारे में ऐसी बातें बोल भी कैसे सकती है? वो बहुत अच्छे और नेक इंसान है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही चंचल बोली, और नेक के साथ साथ पैसे वाले भी, और पैसे वाले इंसानों के पीछे लड़कियां कैसे पागल होते हैं, ये मुझे तुम दोनों को बताने की जरूरत नहीं है। एक पैसे वाले के आगे पीछे घूमती रहती है और दूसरी तो पैसों के लिए अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ अय्याशी करने चली गई। अगर तुम दोनों मेरे साथ अपनी जुबान ना ही चलाओ तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगी तुम दोनों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में। चंचल की बात सुनकर मिष्टी ने अपना चेहरा झुका रखा था और रोशनी तो बस हैरानी से चंचल की तरफ देखती रह गई। चंचल रिश्ते में उसकी भाभी ही लगती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चंचल उससे इस तरह बात करेगी। रोशनी ने मिष्टी का हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ मिष्टी, हम अभी जाकर सत्या भाव को चंचल भाभी के बारे में बताते हैं कि वो कैसी बातें कर रही है उनके बारे में। तब शायद चंचल भाभी को अकल आएगी कि कैसे किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसकी बात सुनकर चंचल की आंखें बड़ी हो गई। वहीं रोशनी अपनी जगह पर उठ चुकी थी और उसने मिष्टी को भी अपने साथ खड़ा कर लिया था। मिष्टी तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे मुझे किसी के पास नहीं जाना और ना ही मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। मुझे यहाँ पर बस काम करना है। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ और काम करके चली जाऊंगी। अगर आपको भी काम करना है रोशनी दीदी तो ठीक है, मैं आपको काम सिखा देती हूँ, वरना फालतू की बातें मुझसे नहीं होगी। ये बोलकर वो तुरंत दूसरी तरफ चली गई और जाकर अपना काम करने लगी। रोशनी चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बता रहे थे कि उसे चंचल की बातों का कितना बुरा लगा, लेकिन चंचल के चेहरे पर जरा सा भी डर और शर्म नहीं थी। रोशनी तुरंत बोली, अगर सत्या भाव को तुम्हारी इन हरकतों का पता चला ना चंचल भाभी तो तुम बहुत पछताओगी। ये बोलकर वो भी अब मिष्टी के पीछे पीछे चली गई और मिष्टी के साथ बैठकर काम करने लगी। चंचल गुस्से से मिष्टी और रोशनी को देख रही थी। शाम के तकरीबन 6 बजे सब लोग धीरे धीरे कारखाने से बाहर निकल रहे थे और रोशनी और मिष्टी के भी जाने का वक्त हो गया था। लेकिन मिष्टी के कानों में सत्या की बातें गूंज रही थी कि वो घर अकेली नहीं जाएगी, उसे सत्या के साथ जाना होगा, और ये सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। तभी रोशनी उसके पास आए और बोली, चल घर पर, हमारा वक्त हो गया। मिष्टी कुछ बोलती उससे पहले ही सत्या अपने केबिन से बाहर निकलकर उस तरफ आया और बोला, तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम दोनों को मैं ड्रॉप कर दूंगा। रोशनी सत्या की बात सुनकर मुस्कुराई, लेकिन मिष्टी के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। लोग सत्या को तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उसे सुनाने में कमी नहीं छोड़ते थे, और ऊपर से अगर वो घर सत्या के साथ जाएगी तो घर पर अगर वीर और हर्षाली ने उसे सत्या के साथ आते हुए देख लिया तो वो लोग उसे और भी ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए वो तुरंत बोली, मैं चली जाऊंगी सत्या भा। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई, क्योंकि सत्या एक बार फिर से उसे गुस्से से घूरने लगा था। रोशनी मिष्टी की तरफ देखते हुए बोली, अरे तो हम दोनों सत्या भाव के साथ चलते हैं ना, वो हम दोनों को ड्रॉप कर देंगे। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने मिष्टी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने कहा था तुझसे मेरा दिमाग ज्यादा मत गरम कर, पर तू मानती नहीं। ये बोलकर वो मिष्टी को आगे की तरफ ले जाने लगा और रोशनी बस उन दोनों को देखते रह गई। वही चंचल जो वही छिपकर खड़ी थी, वो सत्या और मिष्टी की वीडियो अपने बना रही थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।